नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। आज बात कर रहे हैं एक खास मुद्दे पर। पूरी दुनिया के नेता दावा करते हैं, वादा करते हैं कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। और खास तौर पर आज की जो तारीख है वो तारीख बड़ी अहम है। आज की तारीख है 6 अगस्त 2024। आज से लगभग 79 साल पहले, यानी 79 ईयर्स के पहले, अमेरिका ने जापान के शहर, माफ कीजिएगा, जापान तो खुद एक देश है, जापान के शहर हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया था और एक बड़ी तबाही मची थी। और उसके बाद ही दुनिया में काफी कुछ बदल गया, शांति पर जोर दिया जाने लगा। और हमारा देश भारत तो वैसे भी शांति का पुजारी देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा पर हम यकीन करते हैं। लेकिन बीते एक सप्ताह के अंदर अगर आप देखेंगे तो दुनिया में काफी कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसी उथल पुथल हुई है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां लेबनान के टॉप कमांडर को इजराइल की सेना ने मार गिराया। बीते मंगलवार की वो घटना थी। फऊद शकूर उनका नाम था, वो नसरल्लाह के राइट मैन थे। उसके बाद इजराइल और लेबनान, जिसके बीच में तनाव पहले से बढ़ा हुआ था, वो तनाव और बढ़ गया। उसके अगले दिन ही खबर आई कि हमास के जो चीफ है इस्माइल हानिया, उनको तेहरान में, जो ईरान की राजधानी है, वहां मार दिया गया। एक मिसाइल हमला हुआ, वो जहां रुके हुए थे वहां उनकी मौत हो गई, उनके साथ उनका एक गार्ड भी मारा गया। उसके बाद हमास और ईरान दोनों ने कहा कि ये हमला इजराइल ने कराया है। पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी तनाव की आंच महसूस की गई। और फिर आया कल का दिन, मंडे, जिसे कई लोगों ने ब्लैक मंडे कहा। ब्लैक मंडे उन लोगों ने कहा जिन्होंने शेयर बाजार पर नजर रखी हुई थी। भारत का शेयर बाजार सोमवार के दिन 2222 अंक टूट गया। और इसका असर क्या था? इसका असर कोई भारत का असर नहीं था, इसका असर था अमेरिका का। जहां शुक्रवार को एक रिपोर्ट आई थी रोजगार को लेकर, और यह बताया गया था कि रोजगार वहां पर एक कम हुए हैं, जितने उम्मीद की जा रही थी उतने रोजगार सृजित नहीं हुए। तो उससे भी एक मंदी की आहट महसूस की गई कि अमेरिका में मंदी की आहट है। और उसके बाद फिर बांग्लादेश, वो तस्वीरें तो आपने देख ली होंगी, किस तरह लगभग 4 लाख या उससे भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरकर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी मूर्ति पर कई लोग चढ़ गए। कोई उस पर हथौड़े बरसा रहा था, कोई उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर का जो घर है, प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है, वहां के गृह मंत्री का जो ऑफिस है, वहां लोग घुस गए, कहीं आग लगा दी गई, कहीं फर्नीचर लूट लिया गया। और इस सब से पूरी दुनिया की जो तस्वीर एक हफ्ते के अंदर ही नजर आ रही है, वो तस्वीर ऐसी तो नहीं है जिसको कहा जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये तमाम देश जो हैं, जिसमें बांग्लादेश तो बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, इजराइल के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भारत के बड़े पुराने रिश्ते हैं, आज के नहीं वो सदियों के रिश्ते हैं। और अमेरिका अमेरिका को तो तमाम हिंदुस्तानी देखते ही हैं। इस सब का असर कहीं ना कहीं भारत पर भी है। क्या असर है, कितना असर है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा दूं, जो राजनीति के मामले के और कूटनीति के मामले के एक्सपर्ट हैं। बेंगलोर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह उनका नाम है। पूरी दुनिया में कई देशों में वो रह चुके हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, आस पड़ोस के मुल्कों की राजनीति पर भी उनकी नजर रहती है। तो बहुत स्वागत है सर आपका। आपने बहुत कम नोटिस पे हमें समय दिया, बहुत बहुत स्वागत आपको आपका। और सर, एक भूमिका तो मैंने बना दी है, और भूमिका सारे लोगों के मन में भी है, क्योंकि इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। और ये देखा जा रहा था कि शायद एक घटना हुई, उसके बाद जब तक संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब तनाव बढ़ा इजराइल और ईरान के बीच में, तो खबर आई कि तेल अवीव के लिए सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत के बहुत सारे कामगार हैं, चाहे वो इजराइल में हो या ईरान में हो या फिर खाड़ी देशों में, करीब 1 करोड़ की संख्या बताई जाती है। शेयर बाजार जो टूटा कल अमेरिका की मंदी की आहट के असर से, उसका तो बहुत सारे लोगों ने जो शेयर बाजार का, भारतीय शेयर बाजार तो बहुत तेजी पर था, उन पर असर पड़ा। और इसके बाद बांग्लादेश, वहां से तो सीधा सीधा असर नजर आता है। आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे घटनाक्रम को और भारत पर उसके असर को? देखिए, अभी क्या है स्थिति कि पूरी दुनिया आर्थिक युग से मतलब प्रभावित है।
ये अर्थ युग है। तो आर्थिक हितों को देखते हुए सारे देश अपने कूटनीतिक नीतियां तय करते हैं। ये तो चीजें हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, दो पड़ोसी देशों में सेम एक ही जैसे हालात हुए। श्रीलंका में हुए, उसके बाद अभी बांग्लादेश में। तो श्रीलंका में इसलिए हुआ कि श्रीलंका डूब गया था। चाइना से कर्ज लेकर वहां बहुत सारे चीज बनाई गई और वहां सत्ताधारी दल का भी बहुत भ्रष्टाचार था, और चूंकि चीन की मिली भगत थी उसमें, तो चीन का सपोर्ट था, तो वो डूब गया। और वहां भी राष्ट्रपति भवन में लोगों ने घुस के उपद्रव किया और पूरा देश तहस नहस की स्थिति में आ गया। और लेकिन ठीक उलट इसके बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश को सेम उसी तरह की सजा मिली है, इसके लिए कि आर्थिक रूप से बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था बांग्लादेश। जो बांग्लादेश समझा जाता था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा और उत्पादन ना के बराबर, तो एक तरह से वो पहले तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दोनों एक ही देश थे, तो वो पाकिस्तान का एक कैंसर था। तो और बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा समृद्ध था, उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम था, उपजाऊ मैदान थे, खेती थी और भी बहुत सारे चीजें थी। जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की, बाहर में बहुत सारे लोग काम करते थे, पैसे भेजते थे, पाकिस्तान संपन्न होता था। तो लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश ने तस्वीर बदल दी थी। बांग्लादेश लगभग भारत के मुकाबले में चल रहा था, उसकी आर्थिक वृद्धि दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और चीन की भी चिंता का कारण ये बन गया था। तो इसको डुबाने के लिए ये सारा खेल हुआ है। अब इसमें कहा जाता है कि खालिदा जिया जो है बहुत डिस्परेट होकर इनके साथ नहीं भी, जनता के सामने तो नहीं भीड़ पा रही थी, मुकाबला कर पा रही थी, तो एक षड्यंत्र में उनका बेटा आईएसआई के टच में था और डायरेक्ट आईएसआई का यहाँ चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, बल्कि कहें कि कई सालों से चल रहा था, जो ये अब जाकर उनका सफल हुआ है। और उसमें और भी ताकतें हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका और चीन का भी इंटरेस्ट था कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो जाए, तो उसका खमियाजा ये बहुत बड़ी साजिश सर इस पर आ रही है। और हम आपके साथ एक और शो आज की तारीख में ही करेंगे, जब हमारे विदेश मंत्री राज्यसभा और लोकसभा में आज बोलने वाले हैं, वो इस मुद्दे पर बोलेंगे। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और खासतौर पर ये बड़ी जानकारी है जिसके बारे में सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आईएसआई का इसमें रोल है, चाइना की भूमिका है। इस पर हम विस्तार से भी, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि प्रशांत कुमार सिंह साहब के साथ ही हम विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान में भी ये रहे हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड अनुभव है, और ब्रिटेन में भी, और पूरी दुनिया को वहां से देखते रहे। सर मैं ये समझना चाहूंगा कि ये भारत पर अगर हम बात करें, क्योंकि आप अमेरिका की स्थिति देख रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि अर्थव्यवस्था से ही सारी चीजें तय होती हैं। अमेरिका में मंदी की एक आहट महसूस की जा रही है। इधर पहले से ही यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। हमास और इजराइल के बीच में भी अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है अभी खत्म होने के आसार नहीं है। इसके बीच ईरान, लेबनान, हर जगह स्थिति ऐसी है और हर जगह वार्निंग दी जा रही है, भारतीयों को सतर्क रहने की वार्निंग दी जा रही है, लौट के आने की वार्निंग दी जा रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? पूरी दुनिया के इस परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं इसमें ये चीज कहना चाहूंगा कि अमेरिका, यूरोप और चीन, ये तीन ऐसे ब्लॉक हैं जो ना सिर्फ अपने आर्थिक तरक्की को सबसे आगे रखना चाहते हैं, बल्कि अगर उनके रेस में, उनके कंपटीशन में, उनके प्रतिद्वंद्विता में कोई आता है तो उसको लंगड़ी मारकर गिराने का भी इनका एक ये रहता है, बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा रहता है। तो वो काम भी करते हैं। और उस संदर्भ में अगर बात करें तो भारत को अभी सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो क्योंकि आप देख चुके हैं कि यहाँ जय फिलिस्तीन का नारा तो लग चुका है, तो अब जो बांग्लादेश पाकिस्तान के मतलब प्रभुत्व को, दबंगई को नहीं सह सका, अपना बंगला कल्चर के लिए अलग हुआ, वो बांग्लादेश में आज पाकिस्तान हावी हो गया। तो एक तरह से कहा जाए कि वहां जय पाकिस्तान चल गया। तो क्या ये
इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वैसी परिस्थितियां यहां भी पैदा करने की कोशिश की जा सकती हैं दुश्मन ताकतों के द्वारा। जी, इस लाइन पर बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी तक जय फलस्तीन तक लोग पहुंचे हैं, उससे आगे भी लोग चल सकते हैं। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अमेरिका के साथ आप संबंधों का एक विडंबना देखें कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका को ओवरटेक करना चाहता है चीन। चीन एक 1980 से ही एक प्लानिंग बनाकर, बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ, उसका एक टारगेट है कि सुपर पावर धरती पर चीन बनेगा अमेरिका को पीछे छोड़कर। तो उस लिहाज से अमेरिका को एक जरूरत है कि भारत वहां एक बैलेंसिंग पावर के रूप में एक्ट करे और चीन को एक चेकमेट की स्थिति प्रदान करे। तो वहां अमेरिका जरूरत भी समझ रहा है, लेकिन अमेरिका ये भी देख रहा है कि कहीं आगे चलकर भारत ही मेरा कंपटीटर न बन जाए, भारत ही हमको पीछे छोड़ने की जुगत में न लग जाए। इसलिए भारत को गाहे बगाहे झटका भी देना है, धक्का भी देना है, गिरा भी देना है। तो ये चीजें भी हैं, और जो स्पष्ट दिख रही है, बहुत सारी चीजों का आप विश्लेषण करेंगे तो ये चीजें भी स्पष्ट रूप से आएंगी। तो ये, और यूरोप भी, चूंकि अमेरिका का और यूरोप का दोनों का डीएनए एक है, ब्रीड एक है, तो वो दोनों ही लगभग एक ही लाइन पर चलते हैं। जो अमेरिका चलता है उसको फॉलो करते हैं यूरोप वाले। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो हमारा रूस से अभी फिलहाल संबंध जो रहा है, उस पर जर्मनी भी रिएक्ट किया था, अमेरिका तो रिएक्ट किया ही था। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत को उस संदर्भ में अपनी रणनीतिक, लेकिन आज जो स्टेटमेंट आएगा उससे बहुत सारा चीज क्लियर होगा कि भारत किस रूप में अपना आगे का ये तय करता है रणनीति। लेकिन एक चीज और है कि भारत विगत कुछ वर्षों में अपने आप को असर्ट किया है कि हम अब किसी के मुहरा के रूप में या किसी के दबाने से दब जाएंगे या किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, अब वैसी रणनीति नहीं चलेगी। और आपकी भी दोहरी रणनीति है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी, जैसे रूस से ये गैस का आयात जर्मनी कर रहा था, लेकिन जब रूस से तेल का आयात भारत कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो वो सब चीजें भारत तुरंत उंगली उठाकर बता देता है, उनको आईना दिखा देता है। तो ये एक चीज हो चुकी है भारत में, और भारत अब अपने आगे की रणनीति को किस रूप में तय करेगा, आज तो स्टेटमेंट से कुछ तय हो जाएगा। जी, आज बांग्लादेश की बात तय हो जाएगी, लेकिन भारत ने, जैसा आपने कहा कि भारत ने एक बैलेंसिंग एक्ट सीखा है और कर रहे हैं, वो हमारी कूटनीति में नजर भी आ रहा है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई और भारत को अपनी स्थिति तय करनी थी कि रशिया की तरफ या यूक्रेन की तरफ बहुत प्रेशर था कि वो रशिया की आलोचना करें, भारत बचता रहा है अभी तक और रशिया के साथ दोस्ती के संबंध भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं भारत के लिए, जो स्थितियां बदल रही हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देश, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान हो, भारत के अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ इजराइल है, जहां आपने इजराइल से जो करीबी दोस्ती की बात की है, जय फलस्तीन के नारे भी लग रहे हैं, फलस्तीन से भी भारत के पुराने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जहां भारत के मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में काफी कामगार भी हैं, दूसरी तरफ इजराइल भी है, जो हम कई मामलों में इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो वहां आप कैसे देखते हैं, भारत वहां क्या बैलेंसिंग एक्ट कर पाएगा कि ईरान भी खुश रहे, इजराइल भी खुश रहे, यूएई भी खुश रहे, सऊदी अरबिया भी खुश रहे? वो कैसे होगा, कैसे हो पाएगा? देखिए, एक तरह से भारत ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जैसे ईरान के साथ हमारा संबंध कैसा हो, इसको डिक्टेट करने की कोशिश की गई है बाहर के ताकतों द्वारा, खास करके अमेरिका के द्वारा। लेकिन उसके दबाव में हम नहीं आए। हमारा ईरान के साथ एक अलग संबंध है, चाबहार पोर्ट से लेकर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा तेल के आयात वगैरह पर भी देखा जाए तो हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट संबंध है और उसको मेंटेन करने में हम विश्वास करते हैं। तो ये चीजें देखने के हम किसी के तरह के दबाव में नहीं आए। तो ये स्पष्ट कर देता है कि किसी को किसी तरह की गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है।
अब उसमें आप देखें कि अमेरिका भी ठीक है कि दिखावा के लिए हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ मित्रता है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में दोनों देश एक दूसरा के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारा सेक्टर है जहां दोनों के बीच में अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशन है, कोऑपरेशन है, सब कुछ है। इसके बावजूद आप देखें कि विगत कुछ वर्षों में पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 बिलियन कर्ज मिला है। बिना अमेरिका के सह के ये हो नहीं सकता है, जब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एपिक सेंटर है और भारत सबसे ज्यादा उस आतंकवाद का पीड़ित भुक्तभोगी देश रहा है। इसके बावजूद जब आप उसके साथ अपना संबंध अच्छा रख सकते हैं तो हम क्यों आपके दबाव में आएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि ठीक है, इजराइल तो अपना एक अलग चीज के लिए जाना जाता है कि किसी दुश्मन को बकसता नहीं है। आप देखें कि दिल्ली में इजराइल के एम्बेसडर की गाड़ी में बम फिट किया गया था और जो फिट करवाने वाले थे जनरल सुलेमान, उनको अरब सीरिया में या कहीं इराक में उनको मार गिराया अंततः। कई वर्ष जी कई नहीं उधर कहीं गए थे टूर में, इराक या सीरिया के इलाकों में टूर में गए थे जनरल सुलेमान, उनको मार गिराया। कई वर्षों के बाद ये हुआ, लेकिन ताक में वो था इजराइल की मौका मिले तो उनको खत्म कर देंगे। अभी आपने बताया है कि इसको हानिया को मार दिया, तो इजराइल तो किसी को बकसता नहीं है। बहुत पहले की भी घटनाएं देखें तो म्यूनिख ओलंपिक में उस पर अटैक हुआ था उसके खिलाड़ियों पर, तो उसका बदला उसने लिया था। उसका एक एरोप्लेन हाईजैक हुआ था तो उसका भी बदला ले लिया था। तो इजराइल किसी बदला को बाकी नहीं रखता है, चुका देता है। तो उसका एक अपना स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके पीछे भी अमेरिका का ताकत है और ये चीजें पूरी दुनिया जानती है। यही कारण है कि 57 देश होते हुए भी उसका कुछ बाल बांका नहीं लोग कर पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उस संदर्भ में अगर सोचा जाए तो भारत अपनी रणनीतिक जो कूटनीतिक लाइन है वो बहुत सही ढंग से अभी निर्धारित करने की स्थिति में आ गया है। और देखिए, आर्थिक और सामरिक रूप से जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप अपना सिक्का चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस दो लाइन पर काम हुआ है भारत में। सैन्य आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास को बहुत कंसोलिडेटेड ढंग से, बहुत सही ढंग से बहुत आगे बढ़ाया गया है। यही नतीजा है कि भारत अपनी रणनीति स्वयं तय करने के आज हक स्थिति में है। अदरवाइज दूसरों का डिक्टेट आपको मानना मजबूरी होती थी पहले। जी सिंह साहब, मैं आपसे बस ये समझना चाहूंगा कि आपने बड़े विस्तार से सारी चीजों को समझाया है, लेकिन एक चीज है, जैसे आप अफगानिस्तान को देखते हैं, अफगानिस्तान की जो सरकार थी, जब तक अमेरिका ने वहां से पुल आउट नहीं किया था तब तक भारत ने वहां बड़ा निवेश किया था, वहां पार्लियामेंट बनवाई, सड़कें बनवाई, तमाम चीजें बनाई। और जब अमेरिका वहां से हट गया, सरकार बदली, तो स्थितियां लगभग बदल गई। अब भारत के उस तरीके के कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं है। हालांकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की पूरी टीम यहां नजर आती है। इसी तरीके से भारत के इंटरेस्ट तमाम इन खाड़ी के देशों से हैं, रशिया में इंटरेस्ट रहे हैं, यूक्रेन में भी इंटरेस्ट रहे हैं। जब पूरी दुनिया में उथल पुथल होती है, और एक बड़ी चिंता यह भी होती है, जो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रशिया पहले हमें कम पैसों में दे रहा था, लेकिन उसने भी जो छूट दे रहा था उसको आधा कर दिया है, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। और रशिया को भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि अब चाइना डिक्टेट कर रहा है, चाइना के इशारे पर रशिया अब चलने लगा है, और भारत से ज्यादा इंटरेस्ट रशिया को दूसरी तरफ नजर आते हैं। तो ये भारतीय जो तमाम देशों में काम करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से भारत के पास पैसे भी आते हैं, और हमारे इन सभी देशों से अलग किस्म के और अच्छे रिश्ते कम से कम 1990 के बाद से डेवलप होते जा रहे हैं लगातार। तो आप आज की स्थिति में क्या देखते हैं कि भारत पर कितना असर होगा? क्योंकि बहुत चिंताएं रहती हैं जहां भारतीय फंस जाते हैं। जब यूक्रेन में फंस गए थे, अभी बांग्लादेश में फंसने की बात आई थी, लेबनान में भी भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप जितना जल्दी हो सके निकालिए। इजराइल के लिए तो फ्लाइट ही बंद हो गई है। तो आज की जो स्थिति है और जो आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की चल रही है, उसका कितना असर आप देखते हैं भारतीयों पर,
भारत पर, या आगे क्या होने वाला है? इसमें है कि जैसे भारत बहुत अभी जो है सुस्त नहीं है अपना ये डिसीजन लेने में। तो अभी आप देखें कि अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं कि ब्राजील के साथ एक तेल आयात का समझौता हुआ है। तो यानी रसिया और अरब कंट्रीज का एक विकल्प खोजकर भारत ने रख लिया और ब्राजील से अपना आयात धीरे धीरे बढ़ाना है और वहां से अपना शिपमेंट कैसे होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने पर काफी काम हो रहा है। तो हम एक विकल्प ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। दूसरी चीज आप देखें कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरे देश भी अगल बगल के खाड़ी के देश, वो भारत में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि भारत में उनका भविष्य नजर आ रहा है, भारत लंबे रेस का घोड़ा उनको नजर आ रहा है और उनको लग रहा है कि भारत में जितनी तेजी से आर्थिक तरक्की हो रही है और निवेश का जो माहौल बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है भारत, तो उस लिहाज से उनका और उनकी तेल की कीमत आने वाले दिनों में घटेगी क्योंकि हाइड्रो एनर्जी और बहुत सारे वैकल्पिक एनर्जी पर काम हो रहा है। तो उन सब लिहाज से वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक संपन्नता और आर्थिक निरंतरता बनी रहे। तो ये एक भारत के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ भारत को एक चीज और है कि ये चीज सैबोटेज करने के लिए, क्योंकि चाइना से उखड़ उखड़ कर बहुत सारी इंडस्ट्री भारत शिफ्ट हो रही है या दूसरे देशों में जा रहा है, और भारत का ग्रोथ रेट और चाइना का ग्रोथ रेट कंपैरिजन कीजिए तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो इस लिहाज से चाइना या और भी कोई पावर हो सकता है जो भारत के अंदर एक ऐसा अराजकतापूर्ण माहौल खड़ा कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, जिसका नतीजा ये हो कि यहाँ जो निवेश करना चाहते हैं वो यहाँ से वो भाग खड़े हों। तो इन सब चीजों का एक संभावना भी, एक खतरा भी यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति भी अपनी जगह नजर आ रही है, जो जैसे ब्राजील के साथ समझौता वगैरह। जी जी सर, आपने बड़े विस्तार से इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी जो एक्सपर्टीज है, जो जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाई और मुझे लगता है कि काफी कुछ लोगों की समझ में भी आया होगा। और अभी 2:23 हुए हैं। अभी से कुछ देर के बाद ही विदेश मंत्री राज्यसभा में बोलेंगे, उसके बाद वो लोकसभा में 3:30 बजे बोलेंगे और वो बांग्लादेश के बारे में बोलेंगे। और सर्वदलीय बैठक हो चुकी है बांग्लादेश के मामले में। शेख हसीना कल से अभी तक भारत में ही है। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे सिंह साहब से। दोबारा हम चर्चा करेंगे। एक बार विदेश मंत्री का बयान हो जाता है तो जो चाइना, पाकिस्तान और ये एक तिकड़ी तैयार हो रही है, उसका भारत पर क्या असर है और किस तरीके से कुछ दिनों पहले शेख हसीना जी गई थी चाइना और वहां पर उनके साथ कैसा सलूक हुआ, उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े इसी तरह के कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में। सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्कार। जी नमस्कार।